नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम समतलीय आकृतियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, प्लेन फिगर का हमारा टॉपिक चल रहा था। उस टॉपिक में हमारी 2 क्लासें हो चुकी है और उन दोनों क्लासों में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। मैंने आपको कोणों के आधार पर वर्गीकरण बता दिया था और कोणों के आधार पर वर्गीकरण और भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण, ये 2 टॉपिक हमारे हो गए थे। इसके बाद हमारा समरूपता का टॉपिक हो गया था। समरूपता क्या होती है वो मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसके बाद मैंने आपको सर्वांग समता पढ़ाई थी और सर्वांग समता के बाद माध्यिका केंद्रक, जैसे केंद्रक में अंत केंद्र पढ़ा दिया था और परिकेंद्र पढ़ा दिया था। आज हम इससे आगे चर्चा करेंगे, लंब केंद्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, और कल से हम सारे सवाल करेंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि हमारी 2-3 क्लासेस सारी बेसिक की हो गई है और आपकी नींव मजबूत हो गई होगी और आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। तो देखिए, लंब केंद्र के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करते हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिए लंब केंद्र। लंब केंद्र, लंब केंद्र क्या होता है? लंब केंद्र क्या होता है? तो लंब केंद्र कहते किसे है, इस बात को ध्यान में रखिए कि लंब केंद्र हम किसे कहते हैं। तो लंब केंद्र किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के सामने वाली भुजा पर खींचे गए शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेद बिंदु उस त्रिभुज का क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। लंब केंद्र की करेक्ट परिभाषा क्या होगी कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा पर खींचे गए लंबों को हम क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए सपोज करो ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, इस टाइप से एक त्रिभुज है। और मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूं कि हमारी शॉर्ट्स नोट्स की एक पूरी प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारी परिभाषा मिलेगी, तो आप वहां से सारी परिभाषा देख सकते हो। वहां पे मैंने आपको सारी परिभाषा लिखवा रखी है और रोज के 2 शॉर्ट्स अपलोड होते हैं और 1 वीडियो अपलोड होता है। तो 2 शॉर्ट्स वीडियो में मैं सारी परिभाषा लिखवाता हूँ और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से अपनी भाषा में परिभाषा लिखवाता हूँ, तो आप उन परिभाषाओं को देख लीजिए, वहाँ पे आपको सारी परिभाषा मिल जाएगी। तो लंब केंद्र किसे कहते हैं? तो शीर्ष से हम इसके सम्मुख भुजा पर लंब डालेंगे और यहाँ पे ये शीर्ष है तो शीर्ष के सम्मुख भुजा पर ये लंब डाला और इस शीर्ष से सम्मुख भुजा पर हम ये लंब डालेंगे और ठीक इसी तरीके से इस शीर्ष के सम्मुख भुजा पर ये लंब डालेंगे। इस तरीके से ये लंब हो जाएगा और इसको जो यहाँ पे जिस बिंदु पर वह प्रतिच्छेद करता है तो वह क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। जिस बिंदु पर यह प्रतिच्छेद करता है तो इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। समझ में आ गया लंब केंद्र किसे कहते हैं? कि हम यदि किसी भी त्रिभुज के शीर्षों के सामने वाली भुजाओं पर खींचे गए लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम लंब केंद्र कहते हैं। ये करेक्ट परिभाषा हो जाएगी। अब हमें लंब केंद्र में हम एंगल की बात कर रहे हैं, हम अभी तक एंगल की बात कर रहे हैं। यदि आपको एंगल टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप पहले लाइन एंड एंगल का हमारा पहले टॉपिक हो चुका है, उस टॉपिक को अच्छे से समझे, क्योंकि उसकी लगभग 3 से 4 क्लासें हुई थी, तो उन क्लासों को अच्छे से समझ ले। इसके बाद इस टॉपिक को देखा करें, क्योंकि हमारा जो एंगल निकालने का जो क्राइटेरिया है वहाँ से शुरू होता है। तो आप उस टॉपिक को देख ले, इसके बाद इस टॉपिक को देखा करें, तब आपको एंगल निकालने आएगा। अब यहाँ पे हमें यदि आपको ये एंगल दे दिया होगा और ये एंगल आपको ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा, या फिर ये एंगल दे दिया होगा और ये एंगल ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा, तब आप कैसे ज्ञात करोगे? मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये त्रिभुज ए बी और सी है, ये त्रिभुज ए बी सी है और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये यहाँ पे तो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या एंगल बनेगा? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये मैं आपको कल की क्लास में बता चुका हूँ। यदि हमें ये एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है और हमें ये एंगल जैसे हमें ये दे रखा हो और ये ज्ञात करना है, या फिर ये दे रखा है और ये ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, हमें ये एंगल ज्ञात करना है और ये हमें दे रखा है, तो आपको क्या करना है? यदि आपको ये एंगल ज्ञात करना है तो आपको इस एंगल में से 180 में से ये एंगल माइनस करना है, तब आपको ये एंगल प्राप्त हो जाएगा।
सपोज करो ये एंगल आपको दे रखा है कि ये एंगल फॉर एग्जांपल के लिए ये 40 डिग्री का दे रखा है और आपको ये एंगल ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, जो 140 है वो 180 में से 40 को माइनस करो। तो 180 में से 40 को माइनस करोगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 140 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको केंद्र पर एंगल निकालना हो तो शीर्ष पर जो एंगल बना है उस एंगल को 180 में से माइनस करते हैं। केंद्र पर एंगल निकालना है तो आप इसके सम्मुख जो शीर्ष इसके सामने वाले भुजा पर, जैसे यहाँ पे ये BOC है तो आपको BOC निकालना है, कोण BOC निकालना है। तो BOC इसके जस्ट सामने वाला कोण कौन सा है, ये है। तो इसमें 180 में से ये कोण माइनस करोगे तो आपको ये कोण प्राप्त हो जाएगा। तो 180 में से ये कोण कौन सा है, कोण A है। तो हम कौन सा कोण माइनस करेंगे, कोण A को माइनस करेंगे, तब आपको ये कोण प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपको कोण B ज्ञात करना है। तो या फिर आपको यहाँ पे ये दे रखा होगा कि ये ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात करोगे, ये ज्ञात करना है AOC। तो AOC ये ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, तो कोण AOC ये ज्ञात करने के लिए इसके जस्ट सामने वाला कोण ये, तो 180 में से इस कोण को माइनस करोगे तब आपको ये कोण प्राप्त हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, 180 में से ये कोण कौन सा है, कोण B है, तो कोण B को माइनस करेंगे। 180 में यहाँ पे जो कोण दे रखा है और केंद्र पर ज्ञात करना है तो आप सीधा ये करोगे, 180 में से जो शीर्ष पे कोण दे रखा है उसको माइनस कर लो। शीर्ष पे जो कोण दे रखा है तो 180 में से इस शीर्ष के कोण को माइनस करोगे तो आपको केंद्र पर कितने का एंगल बनेगा वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपको ये कोण ज्ञात करना है। तो ये कोण ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, ये कोण कौन सा है, AOB। तो कोण कौन सा है, कोण AOB। तो कोण AOB ज्ञात करने के लिए इसके जस्ट सामने वाला कोण AOB, इसके जस्ट सामने वाला कोण ये है, तो 180 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हम 180 में से कोण C को माइनस करेंगे तो AOB ये कोण आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यदि केंद्र पर कोण ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, 180 में से जो शीर्ष पे जो कोण दे रखा है उसको माइनस करोगे तो केंद्र पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया। ये लंब केंद्र इस तरीके से निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि ये लंब केंद्र तो हो गया, हमने लगभग त्रिभुजों के बारे में सब कुछ चर्चा कर लिए। अब मैं आपको सवाल बताऊं तो सवाल आप कर लोगे। यदि आप सवाल करेंगे तो सवाल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। और सारी परिभाषाएं मैंने आपको बोल के बताई है और वो भी मैंने अपनी भाषा में सारी परिभाषाएं बोल के बताई है। लंब केंद्र किसे कहते हैं, अंत केंद्र किसे कहते हैं, परिकेंद्र किसे कहते हैं, माध्यिका किसे कहते हैं, सर्वांग सम किसे कहते हैं, समरूप किसे कहते हैं। तो ये सारी परिभाषाएं आपको शॉर्ट्स नोट्स में मिलेगी। तो आप सारे शॉर्ट्स नोट्स देख ले, तो वहाँ पे आपको एग्जाम में परिभाषाएं भी लिखी हुई होगी और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ए ऑप्शन दे दिया जाएगा कि ये केंद्रक की परिभाषा है, दूसरा ये माध्यिका की परिभाषा है, ये समरूपता की परिभाषा है, या फिर ये परिकेंद्र की परिभाषा है। इस तरीके से ये ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको कौन सी परिभाषा है, तो यदि परिभाषा आपको याद है तब तो आप टिक कर लोगे, लेकिन परिभाषा ही नहीं याद है तो आप कैसे टिक करोगे। तो आप सारी परिभाषा भी याद कर लेना। अब आके देखते हैं, जैसे आपको ये तो चर्चा हो गई, अब कुछ और देख लेते हैं त्रिभुजों के बारे में। एंगल, कुछ इंपॉर्टेंट एंगल है उसको देख लेते हैं। जैसे हम परिकेंद्र तो मैंने बता दिया, लंब केंद्र भी बता दिया। अब इसके आगे चर्चा करते हैं। जैसे आपको इस तरीके से एक त्रिभुज दे दिया जाए। अब मैंने आपको लगभग सब कुछ पढ़ा दिया, तो अब आप कोण निकालना सीख जाइए। जैसे इस तरीके से ये एक त्रिभुज बना दिया है, ये एक त्रिभुज बना दिया है। और यदि मैं ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज को मैं नाम दे देता हूँ A, B और C। और यहाँ पे मैं शीर्ष से यहाँ पे एक लंब खींच लेता हूँ। ये इस तरीके से मैं लंब खींच लेता हूँ। तो ये लंब है वो इसको दो भागों में विभाजित करती है। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज इस शीर्ष से मैंने यहाँ पे लंब खींचा तो ये इसको दो भागों में विभाजित कर रही है। और दो भागों में विभाजित कर रही है तो यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे भी कितने का एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री का टोटल एंगल 90 डिग्री का, तो यहाँ पे ये कितने का एंगल बनेगा और ये कितने का एंगल बनेगा ये आपको पता करना है। और यहाँ पे ये कितने का एंगल बनेगा
और ये कितने का एंगल बनेगा, ये आपको पता करना है। तो आप कैसे पता करोगे, ये आप कैसे पता करोगे? तो एक बात ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट बात है कि आप किस तरीके से ज्ञात करोगे। तो हमेशा यहाँ पे ये कोण ए, ये कोण दे रखा है और यहाँ पे कोण, यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया कोण ए, कोण बी और कोण सी, इसको मैंने ये नाम दे दिया। अब हमें कोण ज्ञात करना है, जैसे ये कोण कितने का होगा ये हम पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस कोण का मान और इस कोण का मान, इन दोनों का योग कितने का होता है, इन दोनों का योग 90 डिग्री का होता है। इन दोनों का योग कितने का होता है, तो इन दोनों का योग 90 डिग्री का होता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कोण बी प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। आपको इस तरीके से एग्जाम में कोई भी एंगल दे दिया जाए तो आप कैसे एंगल निकालोगे, तो आप ये देखिए कि इन दोनों कोणों का योग तो 90 डिग्री का होता है। समझ में आ गया? ये कोण बी और कोण सी, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, तो 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे ये देखिए ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल कितने का होगा, तो ये देखने के लिए आप क्या करोगे, ये एंगल कितने का होगा, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। मैं इसको इस तरीके से इसको अलग अलग नाम देना पड़ता, मैंने इसको भी एक ही नाम दे दिया। मैं इसको अलग अलग नाम दे दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इसको ये दे सकता कि अलग अलग नाम दे दूँ, मैं इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ, इसको सी और इसको डी ये नाम दे देता हूँ। इस नाम को एक बार भूल जाइए, इस नाम को एक बार आप भूल जाइए। अब इन दोनों कोणों का योग तो 90 डिग्री का होता है, ये तो आपने समझ लिया। अब इन दोनों का योग 90 डिग्री का होता है, अब इन दोनों का योग भी 90 डिग्री का होता है, इन दोनों का योग भी 90 डिग्री होता है। तो कोण सी प्लस कोण डी बराबर 90 डिग्री। तो ये कोण, ये दोनों कोणों का योग भी 90 डिग्री होता है और इन दोनों कोणों का योग भी 90 डिग्री का होता है। इस बात को ध्यान में रखना। अब आपको कोई एक कोण ये दे दिया जाए और आपको ये कोण ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? ये कोण दे दिया जाए और ये कोण आपको ज्ञात करना है। तो एक बात ध्यान रखना कि ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर रहते हैं। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि आपको एक एंगल ये दे दिया जाए और ये एंगल ज्ञात करने के लिए पूछा जाए तो हमेशा ये ध्यान रखना कि यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होते हैं, ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो कोण ए किसके बराबर होगा, कोण सी के बराबर होगा। ठीक इसी तरीके से आपको ये एंगल दे दिया जाए और ये एंगल पूछा जाए, तब आप क्या कैसे करोगे? ये एंगल दे दिया जाए और ये एंगल पूछा जाए, तब ये ध्यान रखना कि ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। तो कोण बी किसके बराबर होता है, कोण डी के बराबर होता है। तो कि आपने यहाँ पे क्या बात समझी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं और ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। ये समझ लिया। यदि आपको कोई एक एंगल दे दिया जाए और दूसरा एंगल ज्ञात करने के लिए पूछा जाए तो अब तो आप निकाल लोगे, अब तो आप निकाल लोगे, आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। यदि आपको ये एंगल दे दिया जाए और ये एंगल पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे कि ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं, ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं। और ठीक इसी तरीके से ये एंगल दे दिया जाए और ये एंगल पूछा जाए, या फिर ये एंगल दे दिया जाए और ये पूछा जाए, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? ये समझ में आ गया। अब एक और देख लीजिए, जैसे आपको कुछ इस तरीके से कोई भी एंगल दे दिया जाए, ये इस तरीके से देखना, इस तरीके से आपको कोई भी आकृति दे दिया जाए और आपको एंगल निकालना है और आपको क्या दे दिया जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे इस कोण को ये इस कोण का अर्धक है, ये क्या है, इस कोण का अर्धक है। ठीक इसी तरीके से इस कोण का ये अर्धक है, मतलब अर्धक मतलब आधा होता है। तो इस कोण का इस कोण को ये आधा दो भागों में विभाजित करता है, आधा इसी तरफ हिस्सा होगा और आधा ये होगा। ठीक इसी तरीके से इसका अर्धक ये होगा और आपको ये एंगल और ये एंगल ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा। तो आप कैसे ज्ञात करोगे? या फिर कोई एक एंगल यहाँ पे दे दिया जाए और ये एंगल पूछा जाएगा, या फिर ये एंगल दे दिया जाए और ये पूछा जाएगा, तो ये एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे?
ये एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे? तो ये एंगल निकालने के लिए इस बात का एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे इस कोण का ये अर्धक और इस कोण का ये अर्धक, और आपको ये कोण निकालने के लिए पूछा जाए, कोई एक दे दिया जाएगा और दूसरा निकालने के लिए बोला जाएगा। मैं इसको नाम दे देता हूँ, जैसे मैं PQR और इसको मैं S और T ये नाम दे देता हूँ। ये मैंने नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमें ये एंगल निकालना है और ये एंगल दे दिया जाए, तब आप कैसे करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ ये 40 डिग्री का कोण है और आपको ये कोण ज्ञात करना है। तब आप कैसे ज्ञात करोगे कि ये कोण हमेशा इस कोण का दोगुना होता है, इस कोण का हमेशा ये दोगुना होता है। तो ये कितना होगा? आधा होगा। तो ये 40 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा? ये 20 डिग्री का होगा। ये कितने का होगा? ये 20 डिग्री का होगा। समझ में आ गया? ये कोण आपको दे दिया जाए और ये ज्ञात करने के लिए पूछा जाए, या फिर ये कोण दे दिया जाए और ये कोण ज्ञात करने के लिए पूछा जाए, तो आप इस बात का ध्यान रखोगे कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इस कोण का 2 गुना होगा। तो यहाँ पे ये 20 डिग्री का है तो ये 40 डिग्री का हो जाएगा, और ये 40 डिग्री का है तो इसका आधा ये हो जाएगा। तो ये कोण ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? ये इसका 2 गुना, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, कोण P बराबर होगा कोण T का 2 गुना, तो कोण T का 2 गुना हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हमें कोण T ज्ञात करना है, तो कोण T कितना हो जाएगा? कोण P का आधा हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? कोण P कोण T का 2 गुना, और कोण T ज्ञात करने के लिए कोण P का आधा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? इसको किस तरीके से करना है। अब आगे चलते हैं, आगे इसके बारे में और तो क्या हो सकता है, ये लगभग तो सब बता दिए। अब जब हम सवाल करेंगे तब हमें पता चलेगा, और कोई किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है या फिर कोई नया टॉपिक होता है तो मैं उस समय आपको बता दूंगा कि आपको उस समय कैसे ज्ञात करना है। बाकी ये कोण तो ठीक इसी तरीके से ज्ञात होते हैं, इसमें ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था। एक ये हो सकता है कि जैसे एक त्रिभुज, जैसे मैं आपको इस तरीके से बता दूँ, ये देखना, ये इस तरीके से एक त्रिभुज बना लेते हैं। लगभग बेसिक की हम चर्चा सब कुछ कर चुके हैं, अब कोई बाकी नहीं रहा है। यहाँ पे इस तरीके से एक त्रिभुज और इसमें एक और त्रिभुज बनेगा, इस तरीके से कई बार सवाल होते हैं। तो ये इस तरीके से होता है। ये इस तरीके से ये त्रिभुज है और त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाता है। जैसे इस भुजा का मध्य बिंदु ये रहा, और इस भुजा का मध्य बिंदु ये रहा, और इस भुजा का मध्य बिंदु ये रहा। मैं इसको नाम दे देता हूँ कि ये A, B और C, और यहाँ पे D और E, F, ये मैंने नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमें या तो भुजा निकालने के लिए बोलेगा या फिर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा। तो भुजा कैसे निकालेंगे और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इस बात को ध्यान रखिए। जैसे हमें ये क्षेत्रफल निकालना है, जैसे DEF, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको अधिकतर पूछ लिया जाता है कि इस त्रिभुज में इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो DEF, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो इसका क्षेत्रफल होता है उसका 1/4 भाग होता है। जो ये होता है वो इसके क्षेत्रफल का 1/4 भाग होता है। और इसका परिमाप कितना होता है, तो परिमाप इसके परिमाप का 1/2 भाग होता है। इसके परिमाप का कितना भाग होता है, 1/2 भाग होता है। जैसे हमें DEF का क्षेत्रफल, ये लिख लेना, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना होता है, तो इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का कितना होता है, तो 1/4 भाग होता है। क्षेत्रफल हमें यदि अंदर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वो हमेशा बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 भाग होगा। हमें अंदर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वो बाहर वाले त्रिभुज का 1/4 भाग होगा। और ठीक इसी तरीके से DEF का परिमाप ज्ञात करना है, तो त्रिभुज DEF का हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए जो ABC का परिमाप होगा, इस परिमाप का 1/2 भाग होगा। तो त्रिभुज ABC का परिमाप का 1/2 भाग होगा। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे और इसका परिमाप कैसे निकालोगे, वो आपको समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रफल निकालने के लिए जो बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 भाग होगा, और परिमाप निकालना है तो ABC के परिमाप का 1/2 भाग होगा। ठीक, ये तो समझ में आ गया। यदि
ये और भुजाएं निकालनी हो तो भुजाएं कैसे निकालोगे? जैसे आपको डी एफ भुजा निकालनी है तो डी एफ भुजा होती है वो इसके जस्ट पैरेलल भुजा, तो ये रही ए सी भुजा। डी एफ के पैरेलल भुजा कौन सी? ए सी। तो इसकी क्या होती है? 1/2 भाग होती है। इसकी 1/2 भाग होती है। जैसे आपको डी एफ निकालना है तो डी एफ कैसे निकालोगे? डी एफ के जस्ट समांतर भुजा कौन सी है? ये रही। तो ये है तो इसकी 1/2 भाग हो जाएगी। इसकी कितने हो जाएगी? 1/2 भाग हो जाएगी। तो ए सी की 1/2 भाग। यदि आपको डी एफ ज्ञात करना है तो ए सी का 1/2 भाग करोगे तो ये भुजा प्राप्त हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से डी ई या फिर हाँ डी ई हम बोल रहे हैं, डी ई हमें डी ई ज्ञात करना है तो आप कैसे ज्ञात करोगे? इसकी जस्ट समांतर भुजा कौन सी? ये रही। इसकी डी ई की समांतर भुजा ये रही। तो इसका 1/2 भाग करना पड़ेगा। तो ए बी का 1/2 भाग करोगे तो आपको डी ई प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपको ई एफ ज्ञात करना है तो ई एफ कैसे ज्ञात करोगे? ई एफ ज्ञात करने के लिए इसके समांतर भुजा ये रही। तो ये भुजा है तो इसका 1/2 भाग करना पड़ेगा, तब आपको ई एफ प्राप्त हो जाएगा। तो ई एफ ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? बी सी का 1/2 भाग। ये तो मैं कल की क्लास में भी आपको बता चुका। ये आपको ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे? ये मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था। तो आपको इसके जस्ट समांतर भुजा ये है तो इसका 1/2 भाग करोगे तो आपको ये ई एफ प्राप्त हो जाएगा। और ये ज्ञात करने के लिए इस भुजा का 1/2 भाग करोगे तो ये भुजा प्राप्त हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से ये भुजा ज्ञात करने के लिए इस भुजा का 1/2 भाग करोगे तो ये भुजा प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ गया किस तरीके से हम भुजाएं निकालेंगे? अब लगभग तो हमने ये सारा समझ लिया है कि ये एंगल कैसे निकालते हैं, केंद्र पर एंगल कैसे निकालते हैं, शीर्ष पर एंगल कैसे निकालते हैं। तो ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अब आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को देख लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें देख लीजिए। जैसे यहाँ पे समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या कर्ण की आधी होती है। समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या कर्ण की आधी होती है। ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। आपको एग्जाम में कई बार लैंग्वेज के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो उस लैंग्वेज के प्रश्न में ये परिभाषा आपके काम आएगी। तो उन परिभाषा के कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा मैं लिख के लाया हूँ, उन परिभाषाओं को आपको ध्यान में रखना है। और परित्रिज्या किसे कहते हैं, अंतः त्रिज्या क्या होती है और परित्रिज्या क्या होती है, तो वो मैं आपको कल की क्लास में समझा चुका हूँ। तो उस क्लास को देख ले। यदि किसी स्टूडेंट्स ने कल वाली क्लास को नहीं देखा है तो वो पहले कल की क्लास देख ले, इसके बाद आज की क्लास देखे। क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया कि परित्रिज्या क्या होती है और अंतः त्रिज्या क्या होती है। जैसे मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ा दिया था, जैसे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अंतः केंद्र और परिकेंद्र पढ़ाया था। तब यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे परित्रिज्या कौन सी है? यहाँ पे ए ओ और बी ओ और सी ओ, ये कैसी है? यह परित्रिज्या है। परित्रिज्या कौन कौन सी है? परित्रिज्या यहाँ पे परित्रिज्या कौन सी है? यहाँ पे ए ओ और दूसरी कौन सी है? बी ओ और तीसरी कौन सी? सी ओ। ये क्या है? यह परित्रिज्या है। यहाँ पे इस त्रिभुज की परित्रिज्या कौन सी है? तो यहाँ पे इस परिकेंद्र में ये परित्रिज्या ए ओ और बी ओ और सी ओ, ये परित्रिज्या है। ठीक इसी तरीके से अंतः केंद्र में अंतः त्रिज्या कौन सी है? तो अंतः त्रिज्या देखिए, यहाँ पे अंतः त्रिज्या कौन सी है? यदि आपको पूछ लिया जाए कि अंतः त्रिज्या इसमें कौन सी है तो अंतः त्रिज्या आप कैसे ज्ञात करोगे? तो अंतः त्रिज्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंतः त्रिज्या कौन सी है? यहाँ पे अंतः त्रिज्या अंदर की ओर ये त्रिज्या, यहाँ पे परित्रिज्या और यहाँ पे अंतः त्रिज्या। तो अंतः त्रिज्या यहाँ पे ओ डी और ओ एफ और ओ ई, ये क्या है? ये अंतः त्रिज्या है। तो अंतः त्रिज्या को लिख लीजिए। अंतः त्रिज्या कौन सी है? तो ओ डी, यहाँ पे ओ डी अंतः त्रिज्या है और दूसरा क्या है? ओ एफ और तीसरा ओ ई, ये क्या है? ये अंतः त्रिज्या है। ओ डी, ओ एफ और ओ ई, ये अंतः त्रिज्या। तो अंतः त्रिज्या किसे कहते हैं और परित्रिज्या किसे कहते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, फिर कल से हम प्रश्न शुरू करेंगे। प्रश्न में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सब कुछ बेसिक मैंने आपको बता दिया। समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या कर्ण की आधी होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या कर्ण की आधी होती है। अब आगे देखिए, तीनों माध्यिकाएं किसी त्रिभुज को एक समान 6 भागों में विभाजित करती है। कि तीनों माध्यिकाएं किसी त्रिभुज को एक समान 6 भागों में विभाजित करती है। इस बात को ध्यान रखना कि जैसे हमने
ये भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि इस तरीके से एक त्रिभुज बनाया था और इस त्रिभुज में माध्यिका क्या होती है, तो माध्यिका जैसे इस शीर्ष से ये इस तरीके से खींची रेखा और इस तरीके से मैंने एक इस तरीके से माध्यिका खींची और ये माध्यिका खींची। अब 6 भागों में 1 2 3 4 और 5 और 6, ये 6 भाग हो गए। ठीक इसी तरीके से ये है तो कि तीनों माध्यिकाएं, ये लैंग्वेज रूप में लिखा है और ये मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। तीनों माध्यिकाएं किसी त्रिभुज को एक समान 6 भागों में विभाजित करती है। जब मैं शीर्ष से इसकी सम्मुख भुजा पर लंब डालूं तो ये तो माध्यिका है, तो माध्यिका यहाँ पे इसको त्रिभुज को कितने भागों में विभाजित कर रही है, तो 6 भागों में विभाजित कर रही है। तो ये माध्यिका त्रिभुज को कितने भागों में विभाजित कर रही है, तो 6 भागों में विभाजित कर रही है। समझ में आ गया कि तीनों माध्यिकाएं किसी त्रिभुज को एक समान 6 भागों में विभाजित करती है। अब आपको यदि बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करना हो तो योगफल कैसे ज्ञात करोगे, तो देखिए किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल, तो अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला ये आपको ध्यान में रखना है, n-2 × 180। तो अंतःकोणों का योगफल ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है, तो n-2 × 180 होता है। ठीक इसी तरीके से समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है, तो n-2 × 180/n होता है। तो समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करने का फॉर्मूला n-2 × 180/n, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। जब मैं सवाल करवाऊंगा तब ये फॉर्मूले काम आएंगे, तो आपको ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, क्योंकि हम कल से सारे सवाल करने वाले हैं और त्रिभुज से रिलेटेड सारे सवाल करेंगे। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या दे रखा है कि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है, तो 360/n। जब हम यह फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे n क्या है, तो n भुजाओं की संख्या है, n क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है, तो 360/n होता है। अब आगे देखिए, किसी त्रिभुज में समान कोणों के सम्मुख भुजाएं भी समान होती है। यदि कोण समान तो भुजाएं भी समान, यदि भुजाएं समान तो कोण भी समान। तो मैंने आपको बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज बताया था, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होती है, तो इसके सामने बनने वाले कोण भी समान होंगे। तो ये मैंने एग्जाम्पल सहित बताया था। तो आप कंटिन्यू रूप से क्लास को देख रहे हो, तब तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी त्रिभुज में समान कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती है। कोण समान है तो भुजाएं भी समान, और भुजा समान है तो कोण भी समान। ठीक, अब आगे देखिए, किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण भी बड़ा होता है। कोई भुजा बड़ी है तो उस बड़ी भुजा के सामने का कोण भी बड़ा होता है। इसको ये इस तरीके से समझिए, जैसे कोई समकोण त्रिभुज होता है, तो समकोण त्रिभुज होता है तो यहाँ पे 2 कोण तो न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटे कोण होते हैं। तो एक कोण तो सबसे बड़ा कोण होता है, और सबसे बड़ा कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सबसे बड़ी भुजा तो कौन सी कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो ये कर्ण होता है। तो ठीक इसी तरीके से यही कहा गया, किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण भी बड़ा होता है। अब आगे देखिए, आगे ये लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, तो आप ये देख लेना। ये मैं आज समरी लिख के लाया हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं लिख के ले आया हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट पॉइंट को तो ऐसे बोल के समझा लेता हूँ तो कई बार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। इसलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तो उसको मैं उतार के ले आया हूँ, ताकि आपको ये आप हैंडराइटिंग नोट्स बना रहे हो तो आप अपनी डायरी में इसको उतार लेवे। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये मैं एग्जाम्पल सहित बता चुका हूँ। यदि योग बड़ा होता है और जो आप अंतर करोगे वो हमेशा छोटा होता है तीसरी भुजा से। ये दोनों मैंने एग्जाम्पल पिछली क्लास में बता दिए हैं, तो आप उस क्लास को देख ले, क्योंकि यहाँ पे तो केवल योग लिखा है और मैंने वहाँ पे दोनों तरीके बता रखे। यदि योग होगा तब तो तीसरी भुजा से बड़ा होगा, और अंतर होगा वो तीसरी भुजा से छोटा होगा। समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आगे ये पॉइंट है कि किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं आदि होती है। किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं आदि होती है। मैंने अभी भी आपको एग्जाम्पल बताया, इस तरीके से त्रिभुज खींचा और इनकी 2 भुजाओं को मिलाने वाला बिंदु वो तीसरी भुजा 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा
तीसरी भुजा के समांतर एवं आधी होती है। ये भुजा है वो तीसरी भुजा के समांतर एवं इससे आधी होती है। वो मैं अभी अभी आपको एग्जाम्पल के रूप में मैं बता चुका हूँ, तो यही मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे आगे देखिए, किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर त्रिभुज बनाया जाए तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये भी मैंने आपको बता दिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसी पॉइंट को मैंने लिखा है, तो इस पॉइंट को आप अपनी डायरी में उतार लेवे। ये कुछ शॉर्टकट पॉइंट है, तो उसको आप उतार लेवे। यहाँ पे हमें कोई भी बड़ा त्रिभुज दे दिया जाएगा और उसके अंदर के त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो वो अंदर के त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 भाग होता है। ये लैंग्वेज कह रही है। अब आगे देखिए, आगे हमारे पास ये लिखा हुआ है कि किसी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है वह भी समबाहु त्रिभुज होता है। मतलब कोई समबाहु त्रिभुज है तो उसके अंदर बनने वाला त्रिभुज भी समबाहु त्रिभुज होगा। कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो उसके अंदर बनने वाला त्रिभुज भी समबाहु त्रिभुज होगा। अब आगे देखिए, आगे क्या कहा है कि किसी त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का अंतःकेंद्र कहते हैं। अंतःकेंद्र किसे कहते हैं? तो अंतःकेंद्र की ये परिभाषा है, आपको एग्जाम में ये परिभाषा दे दी जाएगी और आपको ये किसकी परिभाषा है ये आपको दर्शानी है। यह अंतःकेंद्र की परिभाषा है या फिर परिकेंद्र की परिभाषा है या फिर केंद्रक की परिभाषा है या फिर इनमें से कोई नहीं। ये इस तरीके से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि यहाँ कोणों के समद्विभाजक लिखा है तो कोणों के समद्विभाजक, तो ये अंतःकेंद्र की परिभाषा है। यदि लंब समद्विभाजक ये लिखा होता तो वो किसकी परिभाषा होती? परिकेंद्र की परिभाषा होती। तो यहाँ पे कोणों के समद्विभाजक, तो कोणों के समद्विभाजक मतलब अंतःकेंद्र की परिभाषा है और लंब समद्विभाजक मतलब परिकेंद्र की परिभाषा है। यदि लंब समद्विभाजक लिखा हुआ है तो यह परिकेंद्र की परिभाषा है। किसी त्रिभुज के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। तो परिकेंद्र की परिभाषा इस तरीके से आपको परिभाषा दे दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि ये अंतःकेंद्र की परिभाषा 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, केंद्रक, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि परिभाषा में कहीं भी लंब समद्विभाजक दे रखा है तो वह परिकेंद्र की परिभाषा है और कोणों के समद्विभाजक दे रखा है तो वह अंतःकेंद्र की परिभाषा है। समझ में आ गया? इस परिभाषा को भी ध्यान में रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा इसलिए मैंने लिखवा दी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्रिभुज की माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है केंद्रक या मध्य केंद्र या फिर गुरुत्व केंद्र कहते हैं। त्रिभुज की जो माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है, जैसे हम त्रिभुज बना रहे थे और त्रिभुज में माध्यिकाएं खींच रहे थे और त्रिभुज की माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है तो उसे केंद्रक या मध्य केंद्र या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल सहित, चित्र सहित मैंने पिछली क्लासों में बता रखा है, तो आप पिछली क्लासों को देख लें और वहाँ पे समझ लेना। और यहाँ पे मैंने समरी लिखी हुई है, तो इस समरी को तो नहीं पढ़ो तो भी चल जाएगा क्योंकि आपने वहाँ पे अच्छे से समझ रखा है, लेकिन फिर भी आप सरसरी निकाल से देख लेना, कई बार एग्जाम में स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए कि त्रिभुज की माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती है केंद्रक या मध्य केंद्र या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। अब आगे देखिए, आगे त्रिभुज की माध्यिका एक ही बिंदु से होकर जाती है और वह प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, एग्जाम्पल सहित मैंने बताया था कि त्रिभुज की माध्यिका एक ही बिंदु से होकर जाती है और वह प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो ये मैंने एग्जाम्पल सहित बता रखा है। तो ये जो मैंने अभी पॉइंट लिखे हुए हैं ये सारे 15 पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसकी सारी इसको डिटेल में मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। तो आप कंटिन्यू रूप से क्लास को देख रहे हो तब तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और आप इन परिभाषाओं को लिख लेना, अपनी डायरी में नोट कर लेना। कल से हम सारे एग्जाम्पल करेंगे, सारे प्रश्न करेंगे, ऑप्शन वाले प्रश्न। तो अब आप इन क्लासों को अच्छे से देख लेना, फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।